Okay. So in the morning session, I have discussed about store management, okay, material management or material management. And in this case, one of from your end, there is a question that is point number 5 of the primary objectives of material management. That is point number 5. Point number 5. That is consistency in quality. So the objective of material management, that is consistency in quality, that is the primary objective. Suppose you have to buy one product, okay, any product, okay, suppose you have to buy any kind of cosmetics that is very much used by the girl side, okay, so तुम एक cosmetic खरीद रहे हो, cosmetic का एक product खरीद रहे हो, तो your quality is too good. So after seeing this, your friend also will go to buy that product, and if she will feel that the quality is not equal, ठीक है, एक क्वालिटी नहीं है, दोनों का सेम प्रोडक्ट है, दोनों का दाम भी सेम है, सेम दुकान से खरीदा गया है, बट तुम्हारा दोस्त का जो प्रोडक्ट यूज कर रही है वो प्रोडक्ट तुमसे बेटर नहीं है, सो ऑब्वियसली तुम्हारा दोस्त इन फ्यूचर जब प्रोडक्ट खरीदेगी, ठीक है, वो वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी. सो दैट इज कॉन्सिस्टेंसी. इनकॉन्सिस्टेंसी हुआ क्योंकि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, तुम जो प्रोडक्ट यूज करो, सेम मॉडल सेम कंपनी से तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो बेटर देन योर फ्रेंड. सो ऑब्वियसली कंपनी इज नॉट maintaining the consistency in quality. And if your product is if the company will maintain the consistency in quality, okay, then all the product from the same all the product of the same model will be accepted by the users. Suppose लैक्मी का एक तुम लोग कॉस्मेटिक खरीद रहे हो, ठीक है, लैक्मी का कॉस्मेटिक तुम खरीद रहे हो, बहुत ही अच्छा है, वो लैक्मी क्या कोशिश करेगा, सेम प्रोडक्ट को क्वालिटी जो है, सेम प्रोडक्ट का क्वालिटी वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा, सेम प्रोडक्ट का हर एक पीस में वो क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा. सो दैट इज कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी. ओके, सपोज मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज तुम लोग क्लास में हो, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टीचर का क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, सो ये भी हो सकता है टीचर जो बता रहा है वो हर एक स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा है, हर एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, कोई इजीली कैप्चर कर रहा है, किसी को कैप्चर करने में तुम्हारा डिले हो रहा है, तो ऑब्वियसली द टीचर इज नॉट कंसिस्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो टीचर एक्सेप्टेबल है, शी इज अ गुड टीचर, बट few of students will not prefer that teacher क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो टीचर का जो लेक्चर है. सो to be accepted by each and every students, a teacher should maintain his or her consistency in subject, consistency in quality of teaching. वो ऐसा उसको पढ़ाना होगा कि हर एक स्टूडेंट के पास वो चीज समझ में आए, वो जो टीचर मैसेज कन्वे कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, हर एक स्टूडेंट शुड कैप्चर द इंफॉर्मेशन इजीली. सो दैट्स व्हाई द क्वालिटी शुड बी कंसिस्टेंट. ओके, सो दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट. ये सेकेंडरी नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी का गुडविल डिपेंड कर रहा है तुम्हारा कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी के ऊपर. जैसे मैंने सुबह एक एग्जांपल दिया था जियो का नेटवर्क. शुरू में जियो का नेटवर्क बहुत ही अच्छा क्वालिटी था, अभी देखो जियो का नेटवर्क का क्वालिटी अप डाउन हो रहा है, ठीक है. सो क्या हो रहा है, क्वालिटी में इनकॉन्सिस्टेंसी दिखाई दे रहा है, किसी को अच्छा स्पीड मिल रहा है, किसी के पास स्पीड अच्छा नहीं दे रहा है, किसी को बफरिंग करने में दिक्कत हो रहा है, किसी के पास इजीली बफर हो जा रहा है. तो दैट्स व्हाई कस्टमर इज नॉट टोटली सेटिस्फाइड बाय द जियो नेटवर्क, ठीक है. तो कंपनी हैज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. ओके, सो नाउ मूव टू द टॉपिक, दैट इज basic principle of the material I have discussed
ठीक है, इसमें से सिर्फ साउंड परचेजिंग मेथड, वो जब मैं क्लास फ्यूचर क्लास कराऊंगा देन साउंड परचेजिंग मेथड को समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट करने के लिए मुझे कौन कौन सा चीज चाहिए होगा। ठीक है, सपोज सुबह एक मैंने एग्जांपल दिया था, तुम अगर कोई बाहर से बुक परचेस करो, ठीक है, तो तुम्हारे एंड से ऑप्शन आया था बुक, एंड तुम्हारे एंड से ऑप्शन आया था दिस इज नॉन एकेडमिक बुक, मतलब स्टोरी बुक, एंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन हॉरर स्टोरी बुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मैनेज द मटेरियल दैट इज बुक, वो बुक को तुम बाजार से खरीदोगे, बुक को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद तुम बुक के लिए एक जगह रखोगे कि पढ़ने के बाद मैं बुक को इसी जगह पे रखूंगा, वरना क्या होगा, बुक खरीदोगे, बुक पढ़ रहे हो वहीं बेड पे रख दिए, फिर बुक खरीद रहे हो, फिर बुक पढ़ रहे हो, बेड पे रख दिया, तो बेड में क्या होगा, हैपाजेडली बुक इधर उधर फैला हुआ रहेगा। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द डिमांड एस्टिमेशन, कि तुम्हें वो बुक चाहिए कि नहीं, तुम्हारे डिमांड में है कि नहीं। अगर तुम्हें हॉरर बुक चाहिए और तुम एक थ्रिलर बुक उठा लाए, ठीक है, ऑब्वियसली द थ्रिलर बुक विल नॉट फुलफिल योर डिमांड बिकॉज योर डिमांड इज हॉरर स्टोरी, हॉरर बुक। ठीक है, सो दैट इज यू हैव टू एस्टिमेट द डिमांड। लाइक तुम्हारे पास सपोज अभी 2 मोबाइल्स है, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा मोबाइल खराब हो रहा है तुम नेक्स्ट मोबाइल नहीं खरीदोगे, दैट इज डिमांड। ठीक है, सो दैट इज डिमांड एस्टिमेशन। डिमांड हैज टू बी एस्टिमेटेड बिफोर परचेजिंग, कि मुझे कौन सा चीज चाहिए, दैट इज रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट जैसे अगर ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट तुम्हारे सिलेबस में नहीं होता तो ऑब्वियसली तुम लोग पढ़ते नहीं। ठीक है, जो अलग से तुम जिसका अलग से इंटरेस्ट जगता वही वो सब्जेक्ट को पढ़ता, बट तुम लोगों का डिमांड है कि ये सिलेबस में है, इससे हम लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंड इस पेपर को हमको पास करना है फॉर फाइनल सेमिस्टर। सो दैट्स व्हाई डिमांड इज एस्टिमेटेड के मटेरियल दिस टॉपिक दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए एक एस्टिमेशन चाहिए कि हाँ ये इतना स्टूडेंट्स आएगा तो ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना होगा, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मुझे इतना नंबर उठाना होगा। ठीक है, सो दैट इज डिमांड एस्टिमेशन। बिफोर गोइंग टू परचेज एनी इक्विपमेंट और एनी मटेरियल यू हैव टू फर्स्ट मेक द डिमांड एस्टिमेशन। जैसे बाजार जाते हो, ठीक है, बाजार जाने से पहले क्या होता है, सब्जी मार्केट जाने से पहले तुम एस्टिमेट करते हो कि कितना आलू लेना है, कितना प्याज लेना है, मिर्ची कितना लेना है। ठीक है, सो दैट इज डिमांड एस्टिमेशन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नीडेड आइटम। ठीक है, बहुत सारा आइटम है, उसमें से तुम्हारा नीडेड आइटम कौन सा है, दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई। जैसे बाजार जाओगे तो और इधर उधर बहुत सारा दुकान है, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ vegetables are available, but what vegetables you will need, you will buy, that is depending upon your need, कि तुम कौन सा सब्जी का खाना पकाना पसंद करोगे। लाइक किसी को करेला पसंद नहीं है लेकिन वो मार्केट में जाके करेला कभी नहीं खरीदेगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उसको उसका करेला का जरूरत ना हो। ठीक है, सो दैट इज आइडेंटिफाई द नीडेड आइटम। तो पहले मेरा तुम्हारा डिमांड क्या हो गया, सपोज मैं मोबाइल परचेजिंग या बुक परचेजिंग, ठीक है, डिमांड है तुम्हारा बुक, बुक में से हो गया नॉवेल बुक एंड यहां पे हो गया हॉरर, तो तुम्हें हॉरर बुक चाहिए, दैट इज योर डिमांड। नाउ आइडेंटिफाई द नीडेड आइटम्स। हॉरर किस हॉरर चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, नाउ हिंदी अगर होगा तो ऑथर और इंग्लिश भी होगा तो ऑथर, ये लैंग्वेज सिलेक्शन हो गया, ऑथर सिलेक्शन हो गया। नाउ पब्लिक उस बुक का दुकान दैट इज स्टोर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द नीडेड आइटम। तुम्हें हॉरर बुक चाहिए, नाउ हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए, कौन सा ऑथर का चाहिए, ये आता है अंडर नीडेड आइटम। नाउ कैलकुलेट फ्रॉम द ट्रेंड इन कंजप्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर। ये कंपनी का एक मोटो होता है कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, तुम अगर कोई मूवी देखने जाओगे या कोई हॉरर स्टोरी बुक पढ़ने जाओगे तो तुम्हें देखना पड़ेगा उस बुक का रेटिंग कितना है। ठीक है, तो हम लोग एज यूजुअल हम लोग वो 2 साल का नहीं रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट या प्ले स्टोर में भी देखो, अगर कोई एप्स तुम इंस्टॉल करते हो तुम देखोगे उस ऐप का रेटिंग कितना है, ठीक है, रिव्यू क्या है, दैट इज
ट्रेंड कैलकुलेशन कि वो ऐप ट्रेंडिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है, वो ऐप ट्रेंडिंग हो रहा है, वो उसका मार्केट अभी कैसा है। तो ये सब कैलकुलेशन करके तुम कोई भी चीज खरीदते हो या इंस्टॉल करते हो या कोई भी चीज खरीदने के लिए आगे बढ़ते हो। कंपनी के लिए ये क्या होता है, कंपनी क्या करता है, सपोज एक सुजुकी है, ठीक है, सुजुकी एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी। तो सपोज सुजुकी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके, तो वो क्या करेगा सुजुकी, कि देखेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इंडिया में ठीक ठाक चलता है कि नहीं, लास्ट 2 इयर्स में वो मार्केट में ट्रेंड में है कि नहीं। जैसे हाल ही में तुम देखोगे टेस्ला वाला न्यूज, कि टेस्ला जो है इंडिया में अपना बिजनेस ओपन करना चाहता है, बट कंडीशन वो क्या दिया है कि तभी ये इंडिया में बिजनेस ओपन करेगा जब देखेगा कि इंडिया के मार्केट में इसका कार या ऑटोमोबाइल का डिमांड हो रहा है। ये पहले कुछ सैंपल इंडिया में भेजेगा, ठीक है, देखेगा उस सैंपल ठीक से बिक रहा है कि नहीं, पब्लिक उससे सेटिस्फाई है कि नहीं, उसका रिव्यू पॉजिटिव है कि नहीं, तभी टेस्ला क्या करेगा, इंडिया में अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेगा। अनटिल एंड अनलेस टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री कभी नहीं लाएगा, वो चाइना से ही सप्लाई चेन को बरकरार रखेगा। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट फ्रॉम द ट्रेंड्स इन कंजम्पशन ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर। टेस्ला देखेगा लास्ट 2 ईयर में मेरा इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार का क्रेज कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट भेजेगा इंडिया में। सपोज तुम्हारा एक प्रोडक्ट, तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोज सिंपल है, ठीक है, तुम एक बुक लिख रहे हो, ओके, सो बुक लिखने से पहले तुम एक क्या करोगे, डिमांड एस्टिमेशन के मार्केट में कौन सा बुक का डिमांड है। रोमांटिक बुक चलता है मार्केट में ज्यादा, या हॉरर बुक चल रहा है, या थ्रिलर बुक चल रहा है, या कॉमिक्स चल रहा है। तो यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट अ डिमांड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नीडेड आइटम, ठीक है, फैमिली हॉरर मूवी में से कौन सा चल रहा है। अगर सपोज हॉरर ट्रेंड में है, डिमांड मार्केट में, हॉरर अच्छा स्टोरी नहीं निकला है, तो तुम देख रहे हो मार्केट में अभी हॉरर स्टोरी उतना अच्छा नहीं मिल रहा, तो मैं हॉरर एक बुक लिखूंगा। तो तुम्हें आइडेंटिफाई द नीडेड आइटम। नीडेड आइटम क्या है, तुम ड्राकुला रिलेटेड बनाओगे या गोस्ट रिलेटेड बनाओगे, ठीक है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नीडेड आइटम। तुम्हारी स्टोरी किस हिसाब से आगे बढ़ेगा वो नीडेड आइटम के ऊपर डिपेंड करके, और स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके तुम नीडेड आइटम को आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट, के तुम देखोगे मैं अगर बुक पब्लिश कर रहा हूं, ठीक है, अचानक से देख रहे हो इंडिया के जो बुक मार्केट है वहां पे हॉरर स्टोरी बुक का मार्केट डाउन है, तो तुम क्या करोगे, बुक को थोड़ा रोक दोगे, क्या अभी नहीं, मार्केट को थोड़ा ऊपर उठने दो, फिर मैं अपना बुक मार्केट में पब्लिश करूंगा। तो दैट इज कैलकुलेट फ्रॉम द ट्रेंड्स इन कंजम्पशन। लास्ट 2 ईयर में वो प्रोडक्ट कंजम्पशन ट्रेंड में किस तरह से चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा प्रोडक्ट लॉन्च होता है। लाइक तुम लोग बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, ये सॉफ्टवेयर देखोगे टिकटॉक, यस ठीक है, अभी देखो टिकटॉक बैन होने के बाद, ठीक है, टिकटॉक जैसा ही बहुत सारा तुम्हारा शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप, सोशल ऐप तुम्हारा मार्केट में आ चुका है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो लोग देखा है कि टिकटॉक लास्ट 2 ईयर में तुम लोग का पूरा ट्रेंड में था, अचानक से टिकटॉक बैन हो गया, तो क्या किया वो लोग अपना अपना जो ऐप है मार्केट में फैला दिया। तो अभी देखो टिकटॉक का जो ट्रेंड है उतना नहीं चल रहा है, और इसीलिए देखोगे अभी जो ये सोशल वीडियो मेकिंग एप्स जो है, इसका जो तुम्हारा ट्रेंडिंग पहले से बहुत कम गया है, ठीक है। पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे कॉलेज में हर एक 60 स्टूडेंट में से 25 स्टूडेंट्स वर टिकटॉकर, ठीक है, बट नाउ हार्डली 60 स्टूडेंट में से 5 या 6 स्टूडेंट तुम्हारा सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म में तुम्हारा वीडियो बनाता है, ठीक है। यूट्यूब, ये यूट्यूब देख लो, यूट्यूब तो बहुत दिन पहले से था, ठीक है, बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, यूट्यूबर का नंबर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो यूट्यूब लॉन्च किया, ये देखो
शुरू में क्या था, यूट्यूब लाइव वाला ऑप्शन नहीं था। यूट्यूब देख रहा है मेरा डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में, ठीक है, सो वो लाइव वाला ऑप्शन कर दिया, यूट्यूब लाइव। यूट्यूब को देखा देखी तुम्हारा फेसबुक लाइव भी चालू कर दिया, ठीक है, फेसबुक को देखा देखी तुम्हारा इंस्टाग्राम लाइव भी चालू कर दिया। सो दैट इज ट्रेंडिंग इन लास्ट 2 years। देख रहा है कि इसका मार्केट में ये ट्रेंडिंग है कि नहीं। ओके, सो नेक्स्ट इज रिव्यू विथ रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स। दैट इज तुम्हारे पास रिसोर्स क्या है। सपोज तुम एक बुक बना लिखोगे, ठीक है, उस बुक को पब्लिक में पब्लिश करोगे, तो तुम्हें रिसोर्स क्या करना पड़ेगा। बुक का रिसोर्स क्या है, पब्लिकेशन, और एक है राइटिंग, ठीक है। नाउ तुम देखोगे तुम बुक किस में लिखोगे तो तुम्हारा आसान होगा, डिजिटल मीडिया में लिखोगे, नोटपैड या वर्ड में लिखोगे बुक, फिर कंप्लीट होगा तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके पब्लिशर को दे दो। और तुम सिंपल पेपर एंड पेन में लिख रहे हो एक स्टोरी, कंप्लीट होने के बाद उसको पब्लिकेशन में पब्लिशर को दे दो। सो दैट इज दैट पार्ट विल बी रिव्यूड बाय योर एंड, कि तुम कौन से में कंफर्ट फील कर रहे हो, ठीक है, whether analog procedure or your normal traditional way of writing book, that is with the help of a pen and papers, or you are going to use technology, that is digitally you will write the book, that is reviewed by your end, कौन से में तुम्हारा आसानी होगा। नाउ पब्लिकेशन, तुम देखोगे पब्लिकेशन हाउस कौन सा अच्छा है, ठीक है। ऑब्वियसली तुम लोकल पब्लिकेशन हाउस से कांटेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा बुक नेशनल लेवल में छपवाना है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल में अगर छपवाना है तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस, और अगर तुम्हें लोकल में छपवाना है तो यू विल गो फॉर लोकल पब्लिकेशन हाउस, सो दैट विल बी रिव्यूड बाय योर एंड। एंड नाउ सपोज तुम डिसाइड कर लियो कि मुझे नेशनल वाइड बुक को पब्लिश कराना है, तो नेशनल पब्लिकेशन हाउस तुम खोजोगे। नाउ बहुत सारा नेशनल पब्लिकेशन हाउस है, ठीक है। नाउ यू विल रिव्यू के कौन सा पब्लिकेशन हाउस अच्छा रिव्यू मिल रहा है, कौन सा पब्लिकेशन हाउस का रिव्यू अच्छा है, ठीक है। लाइक सपोज तुम लाइक एबीसी पब्लिकेशन हाउस है, पब्लिकेशन हाउस, ठीक है, एंड पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस, नाम सुने होंगे पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस। चेतन भगत का स्टोरी जो पढ़ता है ये वो नाम से वाकिफ होगा, पब्लिकेशन हाउस। एंड नेक्स्ट इज ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन हाउस, ये भी तुम लोग नाम सुने हो, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन हाउस। सो नाउ सपोज दिस इज रीजनल पब्लिकेशन हाउस, रीजनल, दिस इज national, and this is international. So first of all you will select कि तुम कौन सा रेंज पे अपना बुक को फैलाना चाहते हो, ठीक है। सो सपोज मैं बोल रहा हूं नेशनल, तो नेशनल में देखोगे बहुत सारा पब्लिकेशन हाउस है, ठीक है। तो तुम कटारिया है, ठीक है, एस चांद है, पेंगुइन है, तो तुम देखोगे कौन सा पब्लिकेशन हाउस नोबेल बुक छापता है, क्योंकि पब्लिकेशन हाउस का भी एक डिवीजन है, हर एक पब्लिकेशन हाउस हर एक बुक नहीं छापता है। कुछ पब्लिकेशन बुक है जो तुम्हारा रिलीजियन बुक छापता है, कुछ पब्लिकेशन हाउस है जो तो कॉमिक्स छापता है, कुछ पब्लिकेशन हाउस है जो तुम्हारा एकेडमिक बुक्स छापता है, कुछ पब्लिकेशन हाउस है नॉन एकेडमिक बुक छापता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज द पब्लिकेशन हाउस। After choosing that, you will go for the review of the publication house, कि वो पब्लिकेशन हाउस में हाउस का रिव्यू क्या है, कैसा है, उसका पब्लिश्ड बुक का बाइंडिंग कैसा रहता है, पेज कैसा रहता है, ठीक है, उसका मार्केट में पब्लिकेशन हाउस का छवि या इमेज कैसा है, ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, इस सब को देख के तुम पब्लिकेशन हाउस को देखोगे। तो दिस इज रिसोर्स कंटेंट्स, ठीक है। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, खाना पकाओगे, ठीक है, तो दुकान में बाजार में ये तो नहीं कि हर एक दुकान से तुम खरीद लो, आज इस दुकान से सब्जी खरीदो तो परसों उस दुकान से सब्जी खरीदोगे, ऐसा नहीं। हर एक यूजर का एक पर्टिकुलर सब्जी का दुकान रहता है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि वो सब्जी का दुकान तुम्हारे पास रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स है। नाउ तुम देखते हो कौन सा दुकान तुमको कंटिन्यूअसली अच्छा सब्जी देता है, उस हिसाब से तुम वो दुकानदार को सिलेक्ट करोगे। दैट इज रिव्यू विथ रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फंक्शन एरिया ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। फंक्शन एरिया ऑफ फंक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट कौन कौन सा एरिया में एप्लीकेबल होता है? फर्स्ट वन इज परचेजिंग। ऑब्वियसली परचेजिंग, क्योंकि परचेजिंग के टाइम तुम्हारा एक रिक्विजिशन आता है कि मुझे ये चीज रिक्वायरमेंट है, तो वहीं पे तुम्हारा मटेरियल मैनेजमेंट है। तुम्हें जरूरत है 4 सामान का, ऑब्वियसली तुम मार्केट से 15 सामान नहीं लाओगे, तो 4 सामान का जरूरत है तो तुम मार्केट से 4 ही सामान लाओगे। दैट इज परचेजिंग, दैट इज फंक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। परचेजिंग में तुम्हारा मटेरियल मैनेजमेंट होता है। नाउ सेंट्रल सर्विस अप्लाई, ठीक है, सेंट्रल सर्विस अप्लाई। सपोज तुम सेंट्रलाइज, एक ऑप्शन देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी इज ऑलवेज सर्विंग टू ईच एंड एवरी स्टाफ मेंबर, एकेडमिक स्टाफ एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, ठीक है। सो वो हो गया सेंट्रल सर्विस लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी स्टूडेंट भी एक्सेस करता है, टीचर भी एक्सेस कर सकता है, प्रिंसिपल भी एक्सेस कर सकता है। ग्रुप डी का स्टाफ अगर चाहेगा कि मैं पढ़ना चाहता हूं तो वो भी लाइब्रेरी एक्सेस कर सकता है। नाउ लाइब्रेरी को मटेरियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मेरा अगर स्टूडेंट आएगा तो उन लोगों के लिए ये स्कीम है, टीचर आएगा तो उन लोगों के लिए ये स्कीम है, कोई भी प्रिंसिपल आएगा तो उन लोगों के लिए ये स्कीम है, कोई डी ग्रुप का स्टाफ या कोई अदर नॉन टेक्निकल नॉन टीचिंग स्टाफ अगर लाइब्रेरी एक्सेस करेगा तो उनके लिए ये स्कीम है। सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द लाइब्रेरी सिस्टम एंड दैट सिस्टम विल बी मैनेज्ड इन मटेरियल मैनेजमेंट। सो these is under functional areas of the material management, ठीक है। जैसे तुम लोगों का सेंट्रल सर्विस, तुम्हारा जो घर में सेंट्रल सर्विस क्या है? किचन, ठीक है। किचन में सब एक्सेस करते हैं, ठीक है, किचन का जो प्रोडक्ट है सब यूज करते हैं, ठीक है। बट किचन का जो मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट, इट विल बी मैनेज्ड बाय मदर, ठीक है। तुम लोग जो मम्मी है वो मैनेज करती है किचन में कौन सा सामान चाहिए, कब कौन सा सामान का जरूरत है। ये नहीं कि नमक चाहिए, 1 kg नमक चाहिए और तुम्हारा मम्मी स्टोर करके रखे 15 kg नमक। नो, दैट इज अंडर द मटेरियल मैनेजमेंट। वो सेंट्रल सर्विस सप्लाई, दिस इज अंडर मटेरियल मैनेजमेंट। नाउ सेंट्रल स्टोर्स, सेंट्रल स्टोर्स कॉलेज में देखोगे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा कॉलेज में, जैसे मेरे बीटेक कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज एक स्टोर प्रोवाइड करता था, ठीक है, कॉलेज एक स्टोर प्रोवाइड करता था। वहां पे क्या होता था, कॉलेज के नाम पे बुक, मतलब कॉपी, ठीक है, A4 पेपर्स हैविंग द हेडिंग ऑफ कॉलेज नेम, और क्या रहता है, बहुत जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो रहता है सेंट्रल स्टोर्स में। इवेंचुअली ईच एंड एवरी कॉलेज में भी एक सेंट्रल स्टोर्स है, दैट इज जिसको हम लोग स्टोर रूम कहते हैं, ठीक है। स्टोर रूम अगर तुम देखोगे, जैसे हम लोग दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे डिपार्टमेंटल वाइज एक सेंट्रल स्टोर्स है, दैट इज डिपार्टमेंटल वाइज एक स्टोर रूम रखा हुआ है। तो वहां पे अगर कभी भी तुम अपने कॉलेज में अगर स्टोर रूम है तो वहां पे जाओगे तो देखोगे कोई भी चीज हैपाजेटली इधर उधर स्टोर करके नहीं रखा गया है। कॉपी के जगह कॉपी सब स्टोर करके रखा गया है, ठीक है। इंटरनल कॉपी के जगह इंटरनल का कॉपी ही स्टोर करके रखा गया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट के जगह एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट ही रखा गया है, बुक्स के जगह बुक ही रखा गया है। सो दैट इज अंडर मटेरियल मैनेजमेंट। नाउ द प्रिंट शॉप में भी अगर जाओगे, जेरोक्स वगैरह के दुकान पे अगर जाओगे तो तुम देखोगे वो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर रहता है कि जेरोक्स जो है एक पर्टिकुलर आदमी जेरोक्स कर रहा है, ठीक है। A4 पेपर उसके पास एक जगह पे रखा हुआ है, मैनेज करके रखा हुआ है, जो स्टोर करके रखा गया है, उसको पता है A4 पेपर खत्म होगा तो मैं वहीं से A4 पेपर लाऊंगा। जेरोक्स मशीन क्या है, अगर मोर देन 1 जेरोक्स मशीन आर इन द शॉप, देन क्या होगा, जेरोक्स मशीन एक ही लाइन में एक ही जगह होगा। ये नहीं कि दुकान पे एक कॉर्नर पे एक जेरोक्स मशीन, दुकान के गेट के पास और एक जेरोक्स मशीन। सो दिस इज अंडर मटेरियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज फार्मेसी। सबसे बढ़िया एग्जांपल है मटेरियल मैनेजमेंट का फार्मेसी, जो तुम लोग
यूज करते हो, ठीक है। कभी भी दवाई के दुकान में जाओगे, देखोगे तुम एक दवाई का नाम बोलोगे और पूरा दुकान में देखोगे ढेरों सारे दवाई है, ठीक है। बट जो तुम्हारा फार्मासिस्ट होता है या दुकान का जो स्टाफ होता है उसको पता चलता है कौन सा दवाई कहाँ पे रखा हुआ है। दैट इज मैनेजमेंट, वो मटेरियल मैनेजमेंट। एक कॉफ सिरप एक जगह पे होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव मेडिसिन एक जगह पे होगा, ठीक है। डेली नीडेड आइटम जो है वो उसका जो सेक्शन है वो एक जगह पे होगा। ये नहीं कि हैपाजेडली कॉफ सिरप के साथ तुम्हारा बुखार का दवाई, या कॉफ सिरप और बुखार के दवाई के साथ तुम्हारा बेबी फूड रखा गया है, ये नहीं। देखोगे एक साइज में एक एक जगह पे तुम लोगों का रीअरेंज किया गया है। सो दैट इज अंडर मटेरियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज डाइटरी एंड लिनेन सर्विस। डाइटरी मतलब न्यूट्रिशन बेसिस जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या करेगा, वहां पे तुम अगर कोई भी खाने का दुकान पे जाओगे, ठीक है, ये देखोगे अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट में जाओगे तो देखोगे फास्ट फूड का जगह अलग है, काउंटर अलग है, ठीक है। वेज का काउंटर अलग है, नॉन वेज का काउंटर अलग है, ड्राई फ्रूट का काउंटर अलग है, स्नैक्स का काउंटर अलग है। सो दीज आर अंडर मटेरियल मैनेजमेंट। लिनेन सर्विस, और दिस लिनेन सर्विस अंडर लॉन्ड्री, गारमेंट शॉप, यहाँ पे भी तुम लोगों का अलग अलग मटेरियल को मैनेज करके रखा जाता है। तो दिस इज अंडर मटेरियल मैनेजमेंट। जहां तुम्हारा अरेंजमेंट होता है फॉर फ्यूचर यूज, वहां पे तुम्हारा मटेरियल मैनेजमेंट लगता है। सो दिस 6 फील्ड्स आर अंडर मटेरियल मैनेजमेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट। हाँ बोलो। सर सर हाँ बोलो। परचेजिंग पॉइंट को एक बार और डिस्कस करते हैं। परचेजिंग। परचेजिंग पॉइंट्स को सर फर्स्ट पॉइंट। यस। तो परचेजिंग पॉइंट को तुम खुद ही एक्सप्लेन करोगे मुझे। पहले मुझे एक बात बताओ, सपोज तुम मार्केट से कोई एक सामान खरीदने जाओगे, ओके, टेल मी द नेम ऑफ द आइटम। कोई भी एक सामान खरीदोगे, सपोज, बोलो। ड्रेस। ओके, ड्रेस। सो ड्रेस खरीदने से पहले तुम्हारे दिमाग में कौन सा आएगा, कौन सा ड्रेस चाहिए? देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, ड्रेस का लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा चीज आएगा, कौन सा ड्रेस तुम खरीदोगे? लाइक सलवार, ठीक है। तो सलवार खरीदोगे तुम, परचेजिंग सलवार खरीदोगे, तुम्हारे दिमाग में आ गया। नाउ मटेरियल ऑफ द ड्रेस, कौन सा मटेरियल का सलवार खरीदोगे? सूती का खरीदोगे या टेरी कॉटन का खरीदोगे, या तुम ये बोलते हैं वेलवेट का, ठीक है, मखमल जो होता है, मखमल का सलवार खरीदोगे? एक्चुअली आई डोंट हैव मच मोर आइडिया, तो यही 3 ऑप्शन मेरे दिमाग में आया, तो यही 3 ऑप्शन में बता रहा हूँ। और भी फैब्रिक का प्रोडक्ट है, ठीक है, और भी फैब्रिक का तुम्हारा ये है क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो सपोज ये तीनों में से तुम कौन से चीज को खरीदोगे? सपोज सूती का खरीदोगे, कॉटन का खरीदोगे, कॉटन का सलवार खरीदोगे, ठीक है। सो तुम क्या करोगे, कॉटन का सलवार खरीदने से पहले तुम देखोगे मेरे पास कॉटन का जो सलवार था उसका रिव्यू कैसा है, ठीक है। गर्मी के टाइम पहन सकते हैं, ठंडी के टाइम में पहन सकते हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कलर, ये तुम मैनेज करोगे। तो तुम्हारा पहला टेंडेंसी क्या रहेगा? ऑब्वियसली हम लोगों का मेंटल टेंडेंसी क्या रहता है, अभी तक जो कलर नहीं पहने हैं और जो कलर सोफिस्टिकेटेड कलर होगा वो कलर खरीदेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ब्लू शर्ट्स है, ठीक है। सपोज 10 numbers of blue shirts are available in my wardrobe. Next time whenever I'll go to buy the shirt, obviously I will avoid blue. So that is management. तो देखो, तुम परचेस करने से पहले परचेस करने से पहले सिर्फ तुम्हारे पास एक ऑप्शन था, ड्रेस, ड्रेस खरीदोगे। नाउ तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा है ड्रेस का क्लासिफिकेशन, कौन सा टाइप का ड्रेस खरीदोगे, वो मटेरियल तुम्हारा कैसा है, प्रीवियसली वो मटेरियल यूज किए हो कि नहीं, प्रीवियसली वो कलर तुम यूज किए हो कि नहीं, जो नया कलर जो नया मटेरियल तुम खरीदोगे वो तुम्हें सूट करेगा कि नहीं। दैट ऑल शुड बी अरेंज इन योर माइंड, दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। सो परचेजिंग के लिए तुम्हें ये सब चाहिए। सो परचेजिंग ये नहीं कि पैसा उठाए दुकान में चले गए, ड्रेस देख के हम डिसाइड करेंगे कौन सा ड्रेस हमें खरीदना है। ऐसा कभी करते हो? कोई करता है यहाँ पे जितना स्टूडेंट्स है? कोई नहीं करते हो? करते हो? नो सर। ओके, सो नो सर। सो बिफोर गोइंग टू परचेज यू हैव टू मैनेज द मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल चाहिए, दैट इज द परचेजिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट, यस। procurement. So procurement is technical term of requisition, ठीक है, requisition,
रिक्विजिशन, टेक्निकल टर्म है प्रोक्योरमेंट, और वी विल से दैट दिस इज द ऑफिशियल टर्म ऑफ रिक्विजिशन। सो रिक्विजिशन का मतलब क्या है? सपोज तुम बाजार जाओगे, ठीक है, बाजार से जैसे ही निकल रहे हो बाजार जाने के लिए, या सपोज तुम कॉलेज आ रहे हो, ठीक है, और बाजार को क्रॉस करते हुए आओगे, तो कभी ना कभी तुम लोगों के साथ शायद एक्सपीरियंस होता होगा, हम लोगों के साथ, लड़कों लोगों के साथ हमेशा एक्सपीरियंस होता रहता है ये, कि हम लोग अगर बाजार जाते हैं तो जो लिस्ट में है, ठीक है, वो लिस्ट के बाहर भी मम्मी कुछ चीज बोल देती है, अरे जाते टाइम ये लाना, ठीक है। सो क्या है, दिस इज रिक्विजिशन। मुझे क्या चाहिए वो एक लिस्ट के हिसाब से, मार्केट में अगर देखोगे, पापा अगर मार्केट जा रहे हैं संडे या छुट्टी के दिन, देखोगे मम्मी एक लिस्ट पकड़ा देती है कि ये लिस्ट का सामान लेके आना, ठीक है। सो दैट इज रिक्विजिशन और दैट इज प्रोक्योरमेंट। ओके, प्रोसेस फॉर रिक्वायरमेंट, प्रोक्योरमेंट। ओके, सो रिक्विजिशन का टेक्निकल टर्म है प्रोक्योरमेंट। नाउ ये जो प्रोक्योरमेंट है, सिंस ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल टर्म है, और जहां पे ऑफिशियल कुछ चीज है वहां मुझे अप्रूवल की जरूरत है, ठीक है। मम्मी ला रहे हैं, मम्मी पापा को लिस्ट दे दिए, ठीक है, कि मार्केट से ये सामान लाइए आते टाइम, तुम क्या कर रहे हैं, तुरंत विदाउट लिस्ट तुम पापा से डिमांड करो कि आते टाइम मेरे लिए ये चॉकलेट लेके आना, ठीक है। तो ये हो गया अनऑफिशियल। नाउ ऑफिशियल क्या हुआ, मम्मी वाला लिस्ट, बिकॉज घर का होम मैनेजर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, मम्मी। मम्मी वो लिस्ट अप्रूव कर रही है, करके पापा को दिए, तो वो हो गया प्रोक्योरमेंट। और तुम जो दे रहे हो विदाउट लिस्टिंग, विदाउट अप्रूवल टेकन फ्रॉम योर मम्मी, दैट इज रिक्विजिशन, ठीक है। तो विथ अप्रूवल प्रोक्योरमेंट, विदाउट अप्रूवल और अनऑफिशियल रिक्वायरमेंट इज नोन एज रिक्विजिशन। और इसको हम दूसरा तरीके से कह सकते हैं कि अप्रूव्ड रिक्विजिशन, ओके, और ऑथोराइज्ड अप्रूव्ड रिक्विजिशन इज नोन एज प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट इज उल्टा करो, अनऑथोराइज्ड अनऑफिशियल प्रोक्योरमेंट इज नोन एज रिक्विजिशन। समझ में आया? सो नाउ रुको, 1 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूं, 2 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करना। ओके, सेम लिंक पे 2 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करना फ्रॉम 4:15। ओके, अभी यहां पे एंड कर रहे हैं। ओके, सो नाउ प्रोक्योरमेंट, सिंस प्रोक्योरमेंट नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, ठीक है। सो ये अप्रूवल देगा कौन? हर कोई अप्रूवल नहीं दे सकता, ठीक है। ऑब्वियसली तुम्हारे घर का जो लिस्ट है, तुम अपने छोटे भाई या छोटे बहन है वो लिस्ट बना के तुम्हारे पापा को नहीं देते। कौन बना के देता है? मम्मी बना के लिस्ट देते हैं, या पापा एक लिस्ट बनाते हैं और मम्मी से वेरीफाई कर लेते हैं कि ये चीज लिस्ट के अंदर है, अगर कुछ सामान इसमें ऐड करना है तो कर दो। सो दैट इज अप्रूवल विल बी टेकन फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी। सो अगर तुम इंडस्ट्री कंसर्न करना चाहो, तो इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में अगर देखना चाहते हो, तो whenever you are going to establish any kind of industry or any kind of factory, so ये नहीं कि तुम जो चाहे इंडस्ट्री खोल सकते हो, ठीक है। तो होता तो हर कोई मोहल्ले में एक एक बंदूक वाला बंदूक का इंडस्ट्री खोलता और गोली का इंडस्ट्री खोलता और पूरा मोहल्ले में राज करता। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज हाईएस्ट अथॉरिटी। हाईएस्ट अथॉरिटी क्या करेगा? उसका परमिशन देगा। तुम्हें एक टेंडर भरना है कि मैं ये मेरा बजट है, मेरा कंपनी का इतना टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है, और मैं ये मार्केट अभी डिमांड में है, ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में डिमांड में है, तो आई विल open or I will initiate an industry which will produce the particular product. Now government of India will give you the permission whether that product will be fruitful for your area, for the people of India or not. If it will give hazard or if it will harm the people, then government of India will not accept the or will not approve the procurement. So procurement will be approved by Directorate General of Supply and Disposal.
दैट इज द डिपार्टमेंट. ओके, DGS&D, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है. वो तुम्हारा अप्रूव करता है कि तुम्हारा जो सप्लाई तुम्हें चाहिए, तुम जो मार्केट से लाना चाहते हो सामान, वो सामान तुम मार्केट से ला सकते हो कि नहीं. ठीक है, तुम कभी भी अगर तुम नॉन डिस्पोजेबल सामान या जो सामान हैजर्डस मटेरियल है, वो चीज का फैक्ट्री अगर तुम लोकेलिटी में खोलोगे तो ऑब्वियसली वो परमिशन नहीं देगा. इसलिए देखोगे जितना केमिकल फैक्ट्री होता है, ठीक है, केमिकल फैक्ट्री क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, उसी कंपनी को अप्रूवल देता है जो केमिकल फैक्ट्री लोकेलिटी से बाहर खोल रहा है. ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट विल नेवर अप्रूव द प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई ऑल्सो. तुम एक केमिकल बनाओगे तो तुम्हें गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये सामान चाहिए. ठीक है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट एंड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू विल गेट द सप्लाई फ्रॉम द मार्केट. ये नहीं कि हर बार देना पड़ेगा. ठीक है, प्रोक्यूरमेंट हर बार के लिए नहीं है, ये इनिशियल स्टेज में है कि तुम्हें कंपनी खुल रहा है, मैं ये सामान प्रोड्यूस करूंगा और इस सामान प्रोड्यूस के लिए मुझे ये मटेरियल चाहिए मार्केट से. गवर्नमेंट विल नेवर डायरेक्ट यू टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर. गवर्नमेंट विल ओनली गिव यू द अप्रूवल कि हाँ तुम ये सामान मार्केट से खरीद सकते हो. ठीक है, सो दैट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट, DGS&D. नेक्स्ट इज मेडिकल स्टोर डिपोट. अगर तुम कोई मेडिकल सामान खरीद रहे हो, ठीक है, सो उसका अप्रूवल देगा मेडिकल स्टोर्स डिपोट. ओके, मेडिकल स्टोर डिपोट उसका अप्रूवल देगा. जैसे सपोज तुम्हारा एक मेडिकल स्टोर है, ठीक है, तुम पोटेशियम साइनाइड वहां पे स्टोर करना चाहते हो, तो मेडिकल स्टोर विल नेवर गिव यू अप्रूवल अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे मेडिकल स्टोर के अंदर कोई डॉक्टर रहेगा. ठीक है, एंड दैट पोटेशियम साइनाइड शुड बी डिलीवर्ड टू द पेशेंट हैविंग अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन. विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये सामान तुमको नहीं मिलेगा. ऐसे बहुत सारा दवाई है, जैसे नींद वाला दवाई, ठीक है, जो हाई पावर का नींद का दवाई होता है, तुम चाहोगे भी तो मेडिकल स्टोर से तुम अवेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेडिकल स्टोर का प्रोक्यूरमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री इसी हिसाब से दिया गया है कि तुम नींद का जो हाई डोज का दवाई है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तुम नहीं दे सकते. ठीक है, सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर. नेक्स्ट कौन दे सकता है? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. ठीक है, ये अंडरटेकिंग, सपोज तुम एक ऑटोमोबाइल, प्राइवेट ऑटोमोबाइल कंपनी हो, ठीक है, तुम एक टायर खरीदोगे, तो ये टायर कौन देगा? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंडर जो है, दैट इज डिफरेंट सिंडिकेट्स, डिफरेंट यूनियंस, ये बोलेगा कि हाँ तुम टायर है वो हैजर, तुम ये टायर खरीद सकते हो मार्केट से, वो अप्रूवल देगा तभी. ठीक है, नेक्स्ट इज रिसीविंग डोनेशन. ठीक है, तुम डोनेशन ले सकते हो, डोनेशन के थ्रू प्रोक्यूरमेंट कर सकते हो. कि अगर सपोज कि होता है ना, बहुत सारा होता है, देखो किसी के पास बुक खरीदने का पैसा नहीं है, ठीक है, तो तुम लोग क्या करते हो, सोशल वर्क करते हो कि अपना जो पुराना बुक है उसको दे देते हो, तो उसका प्रोक्यूरमेंट था बुक्स, तो वो रिसीव किया डोनेशन. सो दिस फोर ऑथोरिटीज, दिस फोर वे, थ्रू दिस वे, four ways are there to fulfill your procurement. Otherwise you will never fulfill your procurement. ठीक है, तुम डायरेक्टली मार्केट से मुझसे सामान नहीं खरीदोगे और मैं डायरेक्ट तुम्हें सामान बेच नहीं सकता जब तक तुम्हारे पास अप्रूवल ना हो. ठीक है, या और इसको कंपेयर मत करो कि मार्केट में जाऊंगा, ठीक है, मार्केट से सर सब्जी वाले के पास हम सब्जी लेते हैं तो थोड़ी अप्रूवल लेके देते हैं. नो, ये हो गया छोटा सामान. मैं यहाँ पे हो रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये इंडस्ट्रियल बेसिस में, ठीक है, इंडस्ट्रियल बेसिस में इसका लार्ज एप्लीकेशन पार्ट है प्रोक्यूरमेंट का. ओके,
नेक्स्ट इज सब्जी के दुकान में तुम जो जा रहे हो वहां पे रिक्विजिशन दे रहे हो, सब्जी के दुकान में रिक्विजिशन दे रहे हो। प्रोक्योरमेंट क्या है, तुम जब लाइब्रेरी से बुक उठाने जा रहे हो, लाइब्रेरी किसको बुक सप्लाई करेगा, ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये नहीं कि तुमका इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट आके तुम्हारा गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक के लाइब्रेरी से बुक उठा के ला रहा है, या गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट जो है दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज का लाइब्रेरी में आके बुक उठा के ले रहा है। नो, बिकॉज दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को अप्रूवल मिला है कॉलेज अथॉरिटी से कि वो लाइब्रेरी से बुक उठाए। अब क्या बुक उठाए, कौन सा बुक उठाए, कब बुक उठाए, दैट इज डिपेंड ऑन द यूजर। गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को अप्रूवल मिला है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट कि वो गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक का जो लाइब्रेरी है वहां से बुक उठाए, ठीक है। सो दैट इज द प्रोक्यूरमेंट, दैट इज द अप्रूव्ड रिक्विजिशन। गॉट इट? नेक्स्ट इज, हाँ बोलो। सर इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में रिसीविंग डोनेशन का पॉइंट कैसे कंसिडरेबल है? रिसीविंग डोनेशन, देखो इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में देखोगे एक ये रहता है, ट्रस्ट रहता है, एक ट्रस्ट के अंदर भी काम करता है, ठीक है। सपोज इंडस्ट्री का कुछ प्रोडक्ट, सपोज एक टायर कंपनी है, ठीक है, और एक कार मैन्युफैक्चरिंग, बॉडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो सपोज दोनों का इंटरमीडिएट कुछ पैसे, ये है तुम्हारा ऑप्शनल, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सो सपोज कुछ ड्यू टू सम मिसमैनेजमेंट इंडस्ट्री का कुछ लॉस हो रहा है, तो इंडस्ट्री जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो देख रहा है कि अभी तक तो मेरा टायर ये कंपनी लगा रहा था, ठीक है, तो मुझे फायदा हो रहा था। अब कंपनी का बैड कंडीशन है, तो हो सकता है अगर मैं कुछ टायर उसको सपोर्ट में दे दूं तो बोलेगा ठीक है तुम एक काम करो, फर्स्ट 100 गाड़ी के लिए मेरे पास से तुम टायर ऐसे ही ले लो, बाकी जब तुम्हारा फायदा होगा तब मुझे देना। सो दैट इज रिसीविंग डोनेशन। जैसा तुम्हारा लाइब्रेरी, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, इंडस्ट्री बेसिस, लाइब्रेरी खुद एक इंडस्ट्री है अंडर द एजुकेशन इंडस्ट्री। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारा बुक्स जो होता है अवेलेबल नहीं रहता है, बाहर भी नहीं मिलता है, तो क्या करता है लाइब्रेरी, अप्लाई करता है गवर्नमेंट को कि मुझे ये बुक चाहिए, ये बुक अगर मिलता तो मुझे स्टूडेंट को थोड़ा हेल्प होता। तो गवर्नमेंट क्या देखेगा, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा, वो टेंडर जारी करेगा कि इस कॉलेज में इस ऑथर का, ये पब्लिकेशन का, ये टाइटल का बुक रिक्वायरमेंट है, कोई अगर देना चाहता है, ठीक है, तो दे सकता है। सो द सप्लायर अथॉरिटी में डोनेट द बुक्स एंड डोनेशन ओनली यूज फॉर नोबल पर्पस, ठीक है। ये नहीं कि हर वक्त डोनेशन दे दो, तो अगर सब कंपनी डोनेशन देता रहा तो क्या होगा, जो डोनेशन देने वाला कंपनी है वो बैठ जाएगा, जो डोनेशन लेने वाला कंपनी है वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा, ठीक है। सो देखते हो ना, ये करता है, तुम नोटिस में, खबर में देखते हो कि इस अस्पताल में सरकार ने इतना पैसा डोनेट किया, ठीक है, वो स्कूल में ये इंडस्ट्री इतना पैसा डोनेट कर रहा है, ठीक है, टाटा का जो इंडस्ट्री और टाटा कैंसर अस्पताल में इतना पैसा डोनेट कर रहा है। सो ये डोनेशन, दैट इज रिसीविंग डोनेशन। ये डोनेशन के लिए किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए हायर अथॉरिटी का, ठीक है। सो दैट इज प्रोक्यूरमेंट। डोनेशन ऑलवेज प्रोक्यूरमेंट वाइज होता है, ये नहीं कि तुम डोनेशन दे रहे हो लाइब्रेरी में, तुम बुक का डोनेशन दे रहे हो पास वाले किराने के दुकान पे, नो, ठीक है। सो डोनेशन ऑलवेज शुड बी मैच्ड विद द प्रोक्यूरमेंट। एक लाइब्रेरी बुक का ही डोनेशन ले पाएगा, वही बुक लेके तुम बैंक में जा रहे हो कि मुझे, मैं ये बुक डोनेट कर रहा हूं, बैंक में कोई नहीं लेगा। तुम पैसा डोनेट करने जाओ, बैंक बोलेगा हाँ पैसा दो, क्योंकि बैंक का रिलेटेड है, प्रोक्यूरमेंट है कैश और मॉनिटरी प्रोक्यूरमेंट। लाइब्रेरी का प्रोक्यूरमेंट है बुक रिलेटेड प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। अगर तुम एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाके बोलोगे मैं तुमको वाटर सप्लाई डोनेट कर रहा हूं, ठीक है, वो नहीं लेगा, ठीक है। तुम अगर बोलोगे मैं टायर दे रहा हूं या हॉर्न दे रहा हूं या स्टायरिंग जो है वो डोनेट कर रहा हूं, वो एक्सेप्ट करेगा। सो दैट इज प्रोक्यूरमेंट। ऑलवेज डोनेशन इज मैच्ड विद द प्रोक्यूरमेंट, अदरवाइज डोनेशन विल बी वेस्टेज। ओके, समझ में आया कैसे डोनेशन रिलेट करता है इंडस्ट्री को? यस सर। ओके, सर नेक्स्ट इज, यहाँ पे जो ये
सर यहाँ पे जो आप 4 पॉइंट बताए तो ये सिर्फ यही 4 डिपार्टमेंट होता है या फिर और भी होता है? नहीं, प्रोक्यूरमेंट इसी 4 डिपार्टमेंट और इसी 4 प्रोसेस में तुम्हारा प्रोक्यूरमेंट होगा, इससे बाहर नहीं हो सकते, इससे बाहर तुम ऑप्शन ही नहीं है। देखो जितना भी है गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के और डोनेशन को छोड़ के जितना भी सेक्टर है वो सब इसके अंडर आ जाएगा, दैट इज प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके, ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, ये सब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये गवर्नमेंट से तो परमिशन लेगा ही, लेकिन उसको कंप्यूटर चाहिए, तो वो क्या करेगा, डेल के साथ कांटेक्ट करेगा, वो उसको गवर्नमेंट के साथ जरूरत नहीं है, ठीक है, वो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में चला गया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता तो गवर्नमेंट का ये चाहिए था, लेकिन वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में चला गया, तो वो क्या करेगा, सपोज 1000 डेल डेस्कटॉप, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड बाय विप्रो और इन्फोसिस, कोई भी एक पकड़ लो, तो वो क्या करेगा, डेल के साथ कांटेक्ट करेगा कि मुझे डेल का लैपटॉप दो, हाँ 1000 पीस, ठीक है, वो अप्रूव अगर डेल करेगा या तुम्हारा विप्रो या इन्फोसिस का जो हेड वो अप्रूव करेगा कि हाँ मुझे डेल से ही खरीदना है, अगर वो बोलेगा मुझे एचपी से खरीदना है या लेनोवो से खरीदना है, तो वो अकॉर्डिंग टू द प्रोक्यूरमेंट, अकॉर्डिंग टू द अप्रूवल, वो लेनोवो या एचपी के साथ कांटेक्ट करेगा। नाउ डेल के साथ कांटेक्ट करेगा, डेल वो अप्रूव करेगा, डेल के पास वो प्रोक्यूरमेंट आएगा कि मुझे 1000 के 1K या 1000 पीस लैपटॉप चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ, स्पेसिफिकेशन के साथ, डेल अप्रूव करेगा, देन द प्रोसेस विल बी डन। सो दिस ऑल अंडर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गॉट इट? यस सर। सर हाँ बोलो। सर प्रोक्यूरमेंट जस्ट टेकिंग परमिशन ना? हाँ, परमिशन क्योंकि सर इसमें तो विथ योर रिक्विजिशन, टेकिंग परमिशन विथ रिक्विजिशन, ठीक है, तुम अगर बोलोगे मैं खाना बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तुम्हारा मम्मी परमिशन दे दिया, ठीक है आज तुम खाना बना लो, ये हो गया तुम्हारा परमिशन। परमिशन विथ रिक्विजिशन, तुम बोलोगे मैं आज चिकन बनाना चाहती हूँ, ठीक है, तो तुम्हारा मम्मी अगर बोलेगा हाँ ठीक है बनाओ, तो ही तुम प्रोक्यूरमेंट, तुम सामान जो है, सामान का लिस्ट जो है पापा को दोगे, ठीक है, ये सिर्फ परमिशन नहीं है, परमिशन विथ रिक्विजिशन और परमिशन फॉर रिक्विजिशन, ठीक है, तुम रिक्विजिशन का परमिशन मांग रहे हो, ठीक है, डिटेल होगा इसमें, डिटेल पार्ट होगा, ये नहीं कि तुम जो बोलोगे मुझे, हाँ बोलो बोलो। सर आपका आवाज कट रहा है बीच बीच में। अभी ठीक है? हेलो? यस सर अभी ठीक है। यस फिर उस टाइम एक्चुअली नोटिफिकेशन आया था इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, सो मैं ये बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि उस टाइम में अगर मैं बात करता तो आवाज कटता, इसलिए मैं स्टॉप हो गया था एकदम, सो दैट्स व्हाई यू थिंक दैट कि मेरा आवाज कट रहा है, तो उस टाइम में पॉज था पूरा, ठीक है, वहां पे नोटिफिकेशन आया था इंटरनेट इज अनस्टेबल। ओके, सो परमिशन, तुम खाना पका रहे हो, चिकन का परमिशन मिल गया तुमको, ठीक है, अब तुम पापा को बोल दो चिकन लाना, गरम मसाला लाना, तेल लाना, नमक लाना, ठीक है, नहीं ये रिक्विजिशन नहीं है, ये प्रोक्यूरमेंट नहीं है, डिटेल ऑफ द रिक्विजिशन इट विल रिक्वायर। प्रोक्यूरमेंट में क्या होगा, तो एक प्रोक्यूरमेंट में क्या क्या चाहिए, प्रोक्यूरमेंट में क्या क्या चाहिए, पहले तो होगा रिक्विजिशन, नाउ डिटेल्स ऑफ द डिटेल लिखना गलत है, ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इन डिटेल, नेक्स्ट फॉर अप्रूवल, तभी ये माना जाएगा प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, अगर रिक्विजिशन दे दिया अप्रूव हो गया तो वो प्रोक्यूरमेंट नहीं है, उसको स्पेसिफिकेशन देना है, कि मार्केट से पापा को बोलोगे मुझे 1 केजी चिकन चाहिए, 5 रुपए का गरम मसाला चाहिए, 5 रुपए का मीट मसाला चाहिए, 5 रुपए का चिकन मसाला चाहिए, 500 तेल चाहिए, तभी ये होगा प्रोक्यूरमेंट,
अदरवाइज दिस इज रिक्विजिशन। ठीक है, जब तक तुम डिटेल नहीं दोगे वो प्रोक्यूरमेंट का अंदर नहीं आता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोक्यूरमेंट साइकिल। ये प्रोक्यूरमेंट बनाने के टाइम तुम्हें कौन कौन सा चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मुझे कोई भी एक एग्जांपल दो। ठीक है, 2-3 एग्जांपल दो, आई विल relate the topic with the example from your end। कोई भी एक एग्जांपल दो। सर कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट, ओके। सो सपोज कंस्ट्रक्शन साइट तुम एक घर बनाना चाहते हो, ठीक है, और तुम एक इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन साइट में तुम्हारा पोस्टिंग है, तो वहां पे एक बिल्डिंग बन रहा है। तो प्रोक्यूरमेंट देने से पहले तुम क्या करोगे, कंपनी को बोलोगे रिक्विजिशन दोगे, रिक्विजिशन। और रिक्विजिशन में क्या रहेगा, डिटेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट, कि मुझे सीमेंट चाहिए इतना बस्ता, मुझे बालू चाहिए इतना लॉरी, मुझे पत्थर चाहिए इतना लॉरी, मुझे ईंट चाहिए इतना पीस, ठीक है, इतना पीस मुझे आयरन रॉड चाहिए, और मुझे लेबर चाहिए इतना। सो दैट इज प्रोक्यूरमेंट, दैट इज नथिंग बट योर रिव्यू सिलेक्शन। के एक बिल्डिंग बनाने के लिए तुम पहले प्लान करोगे तुम्हें क्या क्या चाहिए। ये नहीं कि चलो आदमी उठाए, ईंट का फैक्ट्री से ईंट उठाए, बालू जहां से सप्लाई हो रहा है वहां बालू उठाए, सीमेंट दुकान से उठाए और चलो चलते हैं घर बनाने। ऐसा कोई नहीं करता है। क्या करता है, एक प्लान बनाता है, दैट इज रिव्यू सिलेक्शन। सीमेंट, कौन सा सीमेंट लेने से मुझे अच्छा होगा, दैट इज सिलेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट, मैंने कहा था डिटेल स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी रहेगा, कितना बस्ता सीमेंट चाहिए। तुम एक घर बनाने जा रहे हो या कंस्ट्रक्शन साइट में तुम्हारा अगर पोस्टिंग हुआ तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस एरिया हिसाब से बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके तुम्हें कितना बस्ता सीमेंट चाहिए होगा। ठीक है, सो दैट इज डिटरमाइन द नीडेड क्वांटिटीज। ये नहीं कि 4 बस्ता सीमेंट चाहिए और तुम 40 बस्ता सीमेंट लेके चले आए, तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद वो उल्टा कंपनी तुमको भगा देगा कि मेरा जहां पे 4 बस्ता में काम हो रहा तो तुम 40 बस्ता खरीदवाए हमसे। ठीक है, तो दैट इज डिटरमाइन द नीडेड क्वांटिटीज। रिकॉन्सिल नीड्स एंड फंड्स, तुम्हें पहला जो है फंड और नीड के हिसाब से चलना पड़ेगा। रिकॉन्साइल मतलब ऑलवेज यू हैव टू रिव्यू, ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड दैट तुम्हारा फंड कितना है और तुम्हारा नीड कितना है। सपोज तुम्हारा पास 40 बस्ता सीमेंट चाहिए, 4 बैग्स सीमेंट चाहिए, ठीक है, तुम्हारा बजट है 38 बैग्स का, 38 बैग्स का बजट है, बजट। तो तुम क्या करोगे, तुम कोशिश करोगे सस्ता वाला सीमेंट जो है 40 बस्ता सस्ता वाला सीमेंट के लिए कूदोगे। ठीक है, ये नहीं कि तुम्हारे पास 38 बैग का बजट है और तुम 50 बैग सीमेंट खरीद लाए अच्छा क्वालिटी का। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में, जो गवर्नमेंट साइड में जो बिल्डिंग बनता है वो थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अलॉट कम करता है। ठीक है, और जो सामान आता है वो उस अलॉटमेंट के हिसाब से। और एक बात है, वो बात का बात है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी मैटर, दैट इज अगर 40 बस्ता सीमेंट का गवर्नमेंट अलॉट किया, प्रोमोटर क्या किया, उसको 20 बस्ता का अलॉट कर दिया अपने इंजीनियर को। ठीक है, और इंजीनियर क्या किया, उस 20 बस्ते फंड में से वो 15 बस्ता कर दिया क्या, अपने जो कॉन्ट्रैक्टर को है। ठीक है, कि 15 बस्ता का जो बजट है वो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, तो वो 40 बस्ता के बदले आ रहा है ये 15 बस्ता। ठीक है, सो ऑब्वियसली क्वालिटी विल बी फ्लक्चुएटेड। ओके, सो दैट इज यू ऑलवेज रिव्यू और यू ऑलवेज सुपरवाइज योर नीड्स एंड फंड। ये नहीं कि तुम 12 लाख लेके या 14 लाख लेके घर बनाने उतरो और तुम्हारा खर्चा हो जाए 50 लाख के ऊपर घर। ये भी नहीं कि 12 लाख लेके घर बनाने उतरे हो मार्केट में और तुम्हारा घर बन जाए 5 लाख में। ठीक है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन योर फंड्स एंड नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट, चूज प्रोक्यूरमेंट मेथड, दैट इज द टेक्निकल टर्म। कौन सा प्रोक्यूरमेंट मेथड अच्छा होगा। सपोज तुम कंस्ट्रक्शन साइट का तुम एग्जांपल दिए हो, ठीक है, सपोज
कंस्ट्रक्शन साइट चूज करेगा, कंपनी चूज करेगा मैं कौन सा प्रोक्योरमेंट मेथड यूज करूंगा, whether I will design the procurement or whether I will prepare the procurement from my manager or I will open another department for procurement, that is procurement department. ठीक है, so that is depend upon the method. Okay, मैं एक अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करूं या एग्जैक्ट मेथड यूज करूंगा। अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करेंगे तो मुझे उतना स्किल लेबर नहीं चाहिए या उतना स्किल वर्कर नहीं चाहिए, बट व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एग्जैक्ट प्रोक्योरमेंट तो तुम्हें क्या करना चाहिए, स्पेशलाइज पर्सन लेना चाहिए और हाईली स्किल्ड वर्कर लेना चाहिए जो एग्जैक्ट प्रोक्योरमेंट करे। ठीक है, सो दैट इज प्रोक्योरमेंट मेथड। नेक्स्ट इज सिलेक्ट सप्लायर। तुम जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाओगे, ठीक है, सपोज तुम अपना घर बना रहे हो या कोई कंस्ट्रक्शन साइट में तुम्हारा जॉब लगा है, तो ऑब्वियसली यू विल सिलेक्ट द सप्लायर कि वहां पे एसीसी सीमेंट सप्लायर अच्छा सीमेंट देता है या तुम्हारा अंबुजा सीमेंट अच्छा सीमेंट देता है। कौन सा सीमेंट कंपनी तुम्हें सस्ते में तुम्हारा फंड होगा लेकिन सीमेंट बढ़िया देगा, ये कौन सा कंपनी और कौन सा सप्लायर तुम्हें देगा, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोक्योरमेंट। ठीक है, इट इज अंडर प्रोक्योरमेंट साइकिल। नेक्स्ट इज स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्ट टर्म। प्रोक्योरमेंट जब भी होगा सिंस दिस इज ऑफिशियल, ठीक है, इसी चलते इसमें कॉन्ट्रैक्ट का एक मैटर है कि जैसे मेरे साथ तुम्हारा कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है, और आई विल टेक योर क्लास, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये नहीं कि ये अनऑफिशियल है, ठीक है, ये नहीं कि ये अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है कि ये क्लास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में ही लूंगा। ठीक है, वरना क्या होगा, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुद ना लेके किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करके कि तुम क्लास ले लो, तो कॉलेज विल नेवर एक्सेप्ट दिस। सो स्पेसिफाई द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, मुझे स्पेसिफाई करना है मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, कितना दिन तक लेना है। सेम थिंग हैपेंस टू योर कंस्ट्रक्शन साइट। जब भी तुम्हारा कोई कंस्ट्रक्शन साइट आएगा, देखोगे तुम लोग कभी कंस्ट्रक्शन बोर्ड देखो रोड साइड में, जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन बोर्ड, यस सर, वहां पे देखोगे रोड का नाम लिखा हुआ रहता है, कितना अलॉट हुआ है लिखा रहता है, कितना खर्चा हुआ है लिखा रहता है, और कौन सा कॉन्ट्रैक्टर उस रोड को किया है और कौन सा कंपनी उस रोड को बनाई वो लिखा रहता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट टर्म। अगर इन फ्यूचर कुछ गड़बड़ हुआ रोड में, ठीक है, तो वो जो अथॉरिटी है उस कंपनी को पकड़ेगा कि भाई तुमने तो बोला था ये रोड 15 साल चलेगा, ये 5 साल में ही टूट गया। ठीक है, सो दैट इज स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्ट टर्म, ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म में स्पेसिफाई होगा। अदरवाइज कंपनी बोलेगा मुझे, मेरे साथ थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तुम्हारा रोड इतना साल चलेगा, मेरे पास तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आया था कि रोड बनाओ, मैंने बना दिया। ठीक है, तो नो, प्रोक्योरमेंट में ये मेंशन रहना चाहिए, प्रोक्योरमेंट साइकिल के अंदर पड़ता है कि ये कंपनी रोड बनाएगा तो 15 साल चलेगा या 20 इयर्स चलेगा। दैट्स व्हाई देखोगे तुम लोग जब तुम कोई भी सामान खरीदते हो, दैट इज ऑल्सो अंडर प्रोक्योरमेंट। ठीक है, कोई भी एक मोबाइल अगर खरीद रहे हो ऑनलाइन, तो देखोगे मोबाइल का स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन में खरीदोगे स्पेसिफिकेशन दिया रहता है। सो वहां पे भी तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी, क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, वारंटी। वारंटी वारंटी ठीक है, कंपनी वारंटी देता है, 1 साल का वारंटी, मतलब 1 साल में तुम्हारा चीज खराब होने का चांस सबसे कम है। अगर खराब हो गया तो कंपनी विल रिप्लेस और कंपनी विल रिपेयर इट, दैट इज स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। और उसमें भी तुम्हारा टर्म्स दिया रहता है कि अगर मोबाइल खरीदोगे तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देकर अगर मोबाइल तोड़ोगे तो हार्डवेयर जो रिपेयर है वो कंपनी नहीं लेगा, ओनली कंपनी विल गो फॉर सॉफ्टवेयर डैमेज। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉनिटर ऑर्डर स्टेटस। तुम प्रोक्योरमेंट दे दिए और चुपचाप बैठे रहे, ठीक है, सीमेंट का प्रोक्योरमेंट दे दिए, ईटा का प्रोक्योरमेंट दे दिए, रॉड का प्रोक्योरमेंट दे दिए, ठीक है, अप्रूव भी हो गया और चुपचाप रहेंगे, तुम्हारे पास सामान आते आते 2 साल लग गया। ठीक है, सो दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड और दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो यू हैव टू मॉनिटर योर ऑर्डर स्टेटस के मैंने कल ऑर्डर दिया था, आज उस ऑर्डर का स्टेटस क्या है, मैं जब तुम 3 दिन बाद वो ऑर्डर का स्टेटस क्या है, ऑर्डर कहां तक पहुंचा है, दैट इज ट्रैकिंग ऑर्डर। जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट में तुम लोग जब ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर स्टेटस देता है, माय ऑर्डर में जाओगे देखोगे चेक ऑर्डर स्टेटस और ट्रैक द ऑर्डर। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द मॉनिटर द ऑर्डर स्टेटस, बिकॉज
ये प्रोक्योरमेंट जो है ये अप्रूवल के ऊपर डिपेंड करता है, ऑफिशियल अप्रूवल। ऑफिशियल अप्रूवल मींस यहां तुम्हारा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और दैट पार्ट विल बी रिक्वायर्ड बाय योर इंडस्ट्री, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मॉनिटर द ऑर्डर स्टेटस। नेक्स्ट इज रिसीव एंड इंस्पेक्शन, दिस इज द वाइटल वन। प्रोक्योरमेंट हो गया, अप्रूवल हो गया, तुम सामान भी लाए, ठीक है, तो लाके देख लो सीमेंट का जो क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट में था वो क्वालिटी नहीं दिया, तो तुम क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे, वो सीमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा या रिफंड कर देगा। अमेज़न में क्या होता है 10 डेज रिप्लेसमेंट, या फ्लिपकार्ट में 10 या 15 डेज रिप्लेसमेंट का ऑफर रहता है। ये किस लिए, रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन। रिसिप्ट इसलिए कि ऑर्डर तुम दिए हो, तुम्हारे पास ही वो ऑर्डर पहुंचा, ये हो गया रिसिप्ट। इंस्पेक्शन, तुम्हारे पास वो ऑर्डर पहुंचा, नाउ द ऑर्डर इज एज पर योर चॉइस, तुम जो चॉइस किए थे फ्लिपकार्ट या अमेज़न में वही प्रोडक्ट तुम्हारे पास आया है कि नहीं, दैट इज इंस्पेक्शन। सो दीज आर द 8 साइकिल, 8 स्टेप ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हाँ बोलो सर। सर प्रोक्योरमेंट मेथड वाला पॉइंट एक बार मुझे बता दो। प्रोक्योरमेंट मेथड, एक मिनट, कौन सा स्लाइड, यही वाला स्लाइड या प्रीवियस? यस सर, यही ये प्रोक्योरमेंट साइकिल, यस। कौन सा पॉइंट, प्रोक्योरमेंट मेथड, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। प्रोक्योरमेंट मेथड, सपोज तुम एक अमेज़न में ऑर्डर दोगे, ठीक है, एक फ्लिपकार्ट में ऑर्डर दे रहे हो और वही चीज दुकान में भी अवेलेबल है, तो ऑल आर अंडर योर रिक्विजिशन, ठीक है। तुम घर से अप्रूवल मिल गया तुमको, मम्मी से, हाँ ठीक है तुम ये ड्रेस खरीदो। नाउ यू विल कंपेयर कि मैं कहां पे ये ड्रेस का ऑर्डर दूंगा। ऑर्डर दैट मींस दैट इज द रिक्विजिशन, मुझे ये चीज चाहिए। देखो कि कभी कभी जो थोड़ा बहुत महंगा सामान होता है और जो आउट ऑफ या लिमिटेड स्टॉक रहता है अमेज़न और फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग में, तुम्हारा ऑर्डर देने के तुरंत बाद ही ऑर्डर रिसीव नहीं होता है, एक मेल आता है कि वी विल वेरीफाई योर ऑर्डर एंड आफ्टर कंफर्मेशन योर ऑर्डर विल बी डिस्पैच्ड। हुआ है कभी ऐसा कोई भी सामान के साथ? यस सर। तो ये किस लिए होता है, दैट इज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो तुम प्रोक्योरमेंट दे रहे हो, मुझे एक मोबाइल चाहिए इस कंपनी का, ये मॉडल का, अमेज़न फ्लिपकार्ट में देख और रिक्विजिशन दे रहे हो, प्रोक्योरमेंट दे रहे हो, वही चीज का प्रोक्योरमेंट तुम दे सकते हो जो चीज अवेलेबल है अमेज़न और फ्लिपकार्ट में, ठीक है। वो चीज तुम अवेल करना चाहते हो तो तुम बोलोगे मुझे ये इस मॉडल का ये स्पेसिफिकेशन वाला मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज ऑनलाइन मेथड। नाउ यही मेथड तुम डायरेक्ट दुकान से भी खरीद सकते हो, ठीक है। सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन यू कि तुम कौन सा मेथड यूज करोगे, चूज करोगे। दैट इज प्रोक्योरमेंट मेथड, कि तुम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करोगे, डायरेक्ट तुम गवर्नमेंट के साथ टाई अप करोगे या डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर से टाई अप करोगे, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट तुम्हें सप्लाई नहीं देगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, पब्लिक सेक्टर में जाओगे, जैसे कंप्यूटर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में जो कंप्यूटर है, गवर्नमेंट खुद कंप्यूटर मैन्युफैक्चर नहीं करता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट का उस डिपार्टमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा। नाउ दैट डिपार्टमेंट विल कॉन्टेक्ट विद द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अदरवाइज क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है छोड़ दो, बाहर से कंप्यूटर लाने में खर्चा है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं खुद कंप्यूटर बनाऊंगा, ठीक है। तो दैट इज प्रोक्योरमेंट मेथड। Which procurement you will choose, that is depend upon you, which method you will choose, other whether online method or offline method, whether you will take direct contact to government or you will go for direct contact with the private organization, that is choose procurement method, okay। So next one is the last topic of today's session, that is objectives of, हाँ बोलो सर। मतलब अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर से प्रोक्योरमेंट लेते हैं तो प्राइवेट भी पहले गवर्नमेंट से लेगा ना? नहीं, प्राइवेट नहीं लेगा, मैंने क्या कहा था, प्राइवेट सेक्टर या प्रोक्योरमेंट तुमको कौन कौन दे सकता है, दैट इज थर्ड पॉइंट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ प्रोक्योरमेंट करेगा तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेगा। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है वो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग,
ठीक है। एंड और एक चीज है, गवर्नमेंट के साथ पास से तुमको परमिशन लेना पड़ेगा मेडिकल सामान, ठीक है। मेडिकल सामान जो है वो गवर्नमेंट से तुमको लेना पड़ेगा, वो प्राइवेट नहीं देगा, प्राइवेट सप्लाई करेगा। अदरवाइज तुम्हारे कंप्यूटर चाहिए तुम्हारे कॉलेज में, तो कॉलेज कभी गवर्नमेंट के साथ टाई अप नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारा कॉलेज क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तुम्हारा कॉलेज एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई अप करेगा। अगर यही आईआईटी होता है या आईआईएम होता तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करता। तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो स्टेट झारखंड गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करेगा कि मुझे इतना कंप्यूटर चाहिए, ये स्पेसिफिक कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट क्या करेगा, एक टेंडर निकालेगा कि मेरा स्पेसिफिक कंप्यूटर तुम कौन सा कंपनी मुझे कम दाम में दे सकते हो। सो दैट इज अंडर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मस्ट है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ परमिशन लेना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ये मैंडेटरी नहीं है, वो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर पड़ जाएगा, ठीक है। Now objective, these are Yes, the sir. objective why we are going to use procurement. So first of all, acquire needed supplies as inexpensively as possible, ठीक है। तुम प्रोक्यूरमेंट किस लिए देते हो, ताकि तुम्हें कम दाम में तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए, ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई क्वालिटी सप्लाई। प्रोक्यूरमेंट तुम दोगे तो हाई क्वालिटी सप्लाई को डिपेंड करके, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट है। सपोज तुम्हें 32 GB रैम चाहिए, लेट इट बी, ठीक है, 32 GB रैम चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए, इंटरनल मेमोरी चाहिए, और तुम्हारे पास गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, उसके साथ तुम्हें एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन चाहिए। सो ये तुम प्रोक्यूरमेंट के थ्रू देखोगे कौन सा कंपनी ये सब चीज देगा तुम्हें मोबाइल फोन विथ अ इनएक्सपेंसिव कॉस्ट, ठीक है। सो दैट इज हाई क्वालिटी सप्लाई, इसके लिए तुम्हें प्रोक्यूरमेंट चाहिए। नेक्स्ट इज एश्योर प्रॉम्प्ट एंड डिपेंडेबल डिलीवरी, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, सो योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एंड डिपेंडेबल डिलीवरी चाहिए, ठीक है। वही देखोगे फेसबुक में बहुत सारा ऐड आता है कि ये दाम इतने से इतने में मिल रहा है, ये फोन नंबर पर फोन करो, ठीक है। तो तुम अगर फोन करके वहां से मंगवाओ तो ऑब्वियसली वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अनऑफिशियल है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, प्रोक्यूरमेंट का अंदर नहीं आ रहा है, तो डिलीवरी तुम्हारे पास आने में देर हो सकता है। बट whenever you are going to buy any kind of product from Amazon और Flipkart, वहां पे क्या होता है, ऑफिशियल है, तुम ऑफिशियल, तुम्हारा रिसिप्ट जनरेट होगा विद जीएसटी बिल, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, डिपेंडेबल एंड प्रॉम्प्ट डिलीवरी होगा, विद इन 2 or 3 days you will get delivery. Next is distribute the procurement workload to avoid period of idleness and overwork. Simply अगर अनऑफिशियल हुआ तो क्या होगा, ऑर्डर में डिस्क्रिमिनेशन आएगा। हो सकता है तुरंत एक ही मोबाइल दुकान में देख लो, एक मोबाइल दुकान में, ठीक है, कंसिडर अ मोबाइल शॉप, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, 3 मिनट के अंदर खत्म करना है ये 2 पॉइंट। सो मोबाइल के दुकान में जस्ट बिफोर गोइंग टू, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया हूँ, ठीक है। सो मोबाइल दुकान पे देखो क्या होता है, या कोई किराने के दुकान में देखोगे अचानक से भीड़ हो जाता है, तो क्या करता है, ऑब्वियसली तुम्हें डिले आता है, डिले मिलता है सामान, या वहां पे जो वर्कर है वो थोड़ा सा लेजी हो जाता है, हाँ बहुत सारा काम कर लिया, अभी थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, ठीक है, आइडलनेस आ जाता है, ओवर वर्क आ जाता है, ठीक है। वही चीज अगर तुम अमेजन, फ्लिपकार्ट या जियो मार्ट से खरीदोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा प्रोक्यूरमेंट वाइज उसका एक सीक्वेंस है कि दिन में 15 ऑर्डर या 20 ऑर्डर सप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं आउट ऑफ स्टॉक लिख दूंगा, तो क्या होगा, आइडलनेस और ओवर वर्क को अवॉइड करेगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट थ्रू साइंटिफिक प्रोक्यूरमेंट प्रोसीड्यूर। ऑब्वियसली साइंटिफिक प्रोसीड्यूर, दैट इज योर टेक्निकल हेल्प इज रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है, ठीक है। सिर्फ दुकान का वो प्रोक्यूरमेंट देख के उसको पता चल जाएगा कितना क्वांटिटी चाहिए और कौन सा ये चाहिए, ठीक है। जैसे ही तुम देखो तो मम्मी अगर लिख देगा कि राइस चाहिए, दाल चाहिए, फिश चाहिए, ठीक है, ये एक रिसिप्ट में लिखा है, तो दुकानदार क्या करेगा, पहले पापा से पूछेगा क्या कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट चाहिए। वही चीज अगर तुम्हारा मम्मी लिख दे राइस चाहिए 5 kgs,
ठीक है, दाल चाहिए 500, ठीक है, फिश चाहिए 1.5 kg। तो दुकानदार क्या करेगा, पापा से पूछेगा भी नहीं, उसको लिस्ट देंगे पापा, वो देखेगा राइस 5 kg है तो 5 kg निकाल देगा, दाल 500 है तो 500 निकाल देगा, मछली का दुकान देखेगा 1.5 kg तो 1.5 kg वो मछली दे देगा। सो दैट इज ऑलवेज मैनेज थ्रू साइंटिफिक प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर। ये जो है ये है साइंटिफिक प्रोक्योरमेंट। अब यहीं पे अगर तुम लिख दो बासमती चावल, ठीक है, दाल में लिख दो तुरंत दाल, और फिश में लिख दो हिल्सा, तो क्या होगा, ये और भी साइंटिफिक वे होगा। जितना डिटेल तुम्हारा प्रोक्योरमेंट में आएगा उतना ही तुम्हें फायदा है। ओके, सो दैट मच फॉर टुडे। I will provide you the entire PDF, entire class notes in form of PDF, and within 2 days you will get the video link, because आज दो क्लास हुआ है तो वीडियो will be large, so अपलोड करने के लिए टाइम चाहिए। एंड ये पढ़ो, इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कल क्लास शुरू होने से पहले you have to, we will discuss it, ठीक है। So now right now I am going to stop the session right here. So thank you all. Today I will start the session from 7:15